अस्सलाम वालेकुम। शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज हम बात करेंगे दो मामलात के ऊपर। एक तो ये कि नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर, यानी कि नैब और क़वानीन जो थे उसमें 6 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली की गई थी, और फिर वो जो तब्दीलियाँ की गई थी उसके बाद फिर एक गुज़िश्ता रोज़ और ऑर्डिनेंस, उन तब्दीलियों के अंदर फिर तब्दीली की गई है, यानी यू टर्न के यू टर्न ऑर्डिनेंस। और उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि जब पहले कानून आया था यानी 6 अक्टूबर को, उसमें एक एम्बिग्यूटी थी कि चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार या फोरम कौन सा होगा। उस एम्बिग्यूटी को 6 अक्टूबर को दूर किया गया और उसमें ये इख्तियार चेयरमैन नैब को हटाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया गया। लेकिन अब जो तरमीम आई है, अब इसमें ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार लेके और ये इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके पीछे बड़ी कहानी है, वो मलिक साहब से पूछेंगे। और दूसरा इशू वही प्लाटों वाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के F14 और 15 के अंदर जो प्लॉट अलॉटमेंट का कोटा था उसको स्टे कर दिया था, और उस पर जो फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़ फेडरल एम्प्लॉइज़ जो हाउसिंग फाउंडेशन है वो और जो ब्यूरोक्रेट्स जो मुतासरा लोग हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मुख्तसर सी हेयरिंग हुई और एक जज जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह, उन्होंने मुबैना तौर पर इस बेंच के अंदर बैठने से इनकार किया, जिसके बाद बेंच टूट गया। तो जनाब हसनात मलिक और जाज़ेब अब्बासी, न्यू टेलीविज़न से। मलिक साहब जी आज क्या हुआ, ये छोटी सी मुख्तसर प्लाटों वाले मसले पे क्या हुआ? जी क़य्यूम साहब, ये 2 मिनट की हियरिंग हुई है। अकरम शेख साहब और मुनीर पराचा साहब, ये थे पटिशनर फाउंडेशन की तरफ से। अकरम शेख साहब ये पेश हुए। हाफिज़ एहसान खोखर साहब जो हैं वो जो ब्यूरोक्रेट हैं, सर्विंग और रिटायर्ड, जो बेनिफिशरी हैं 14 और 15, उनके वकील थे। तो ये जो बेंच के एक मेंबर थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपने तो इसको ICA नहीं फाइल की उस आर्डर की, और ये अभी कुछ सवाल जवाब हो रहा। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल जो बेंच को प्रिजाइडिंग जज थे, हाँ। उनको कान में कुछ बात की। उसके बाद जैसे उमर रज़ा बंदयाल साहब ने जो है वो जैसे मंसूर अली शाह को बताया, तो वहाँ मामला रुक गया। तो उस पर जैसे उमर रज़ा बंदयाल साहब ने भी ये कहा कि वन ऑफ द मेंबर जो हैं वो इस केस को नहीं सुनना चाह रहे, तो ये हम एडजर्न करते हैं। उस पर अकरम शेख साहब ने कहा कि जी हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा, मामलात फाउंडेशन के रुके हुए हैं, आप जल्दी कोई तारीख दे दें। तो वो तारीख फिर 8 नवंबर को बता रहे हैं कि दी गई है, और सज्जाद अली शाह साहब ने रिक्यूज़ किया है। अब बेंच बनेगा जिसमें जैसे सज्जाद अली शाह बेंच के मेंबर नहीं होंगे, वो होंगे, या कोई भी नया बेंच बनता है वो कोई और होता है। अब चीफ जस्टिस का इख्तियार है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि अमूमन इससे पहले भी F14 और 15 का केस था, तो 6 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने रिक्यूज़ किया था केस सुनने को। कोई बेनिफिशरी थे, कोई और वजह थी। तो अच्छा, ये जो है मामला, ये प्लाटों की अलॉटमेंट वाला, अब ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी जजेस के प्लॉट हैं, फिर उसके बाद D12 के अंदर भी है, फिर ये F14 और उसके अंदर भी है। वकीलों वाले में भी कोई अभी जो जस्टिस फैसल अरब साहब सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबर बन रहे हैं, उनके भी 2-2 प्लॉट हैं। इजाजुल एहसन साहब के भी 2-2 प्लॉट हैं। तो अब ये एक से एक तक की बात तो ठीक है, लेकिन 2-2 प्लॉट, फिर 3-3 प्लॉट्स। तो जो पिछला बेंच था उसके ऊपर भी एक तनकीद होती थी, आपको याद है, जस्टिस मुशीर आलम साहब वाला, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और जस्टिस काजी फैज़ थे, कि उनके भी प्लॉट थे, लेकिन उन्होंने केस सुना। देखिए, अगर एक बेंच ने जी कहा कि जस्टिस काजी फैज़ को PM के रिलेटेड केसेस नहीं सुनने चाहिए, हालांकि चीफ होता ही है कि जज के पास अपना वो है डिस्क्रिशन इख्तियार कि वो रिक्यूज़ करे या ना करे, कोई उसे पाबंद नहीं कर सकता कि जी आप जो है इस केस को रिक्यूज़ करें। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बायस उसका उसने खुद ही डिसाइड करना है। अब वहाँ कहा गया, अब यहाँ भी जजेस पे खुद है कि वो रिक्यूज़ करें। अगर वो बेनिफिशरी हैं, एक स्कीम है उसमें वो तकरीबन, अब ये जो बताया जा रहा है 65 से 70 लाख रुपए जमा कराने हैं क़य्यूम साहब इसमें F14 15, और इसकी मालियत तकरीबन, अभी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमें, लोग कहते हैं कि जी अगर आप वो बुक जो है या जो भी वो हमें दे दें, अलॉटमेंट लेटर हमें हवाले कर दें, तो हम आपको 1.5 करोड़ साफ़ी दे देंगे। यानी वो उसकी कीमत आप तक 2.5 करोड़ रुपया है उस F14 15 की। तो 1.5 करोड़ रुपया ऊपर, मतलब इसमें जजेस जो बेनिफिशरी हैं
अखलाक का तकाजा तो यही है कि वो रिक्यूज़ कर जाएं। मैं तो भी नहीं, केस अब उनका ये स्ट्रांग है। देखिए ना, केस जो है, केस एक जो प्लाट है जज हर एक को, वो अब पहले भी माजी में मिलता रहा, सबको जजेस को भी दो भी मिलते रहे। तो ये तो एक पहला प्लाट है ना 1450। हाँ, लेकिन इसमें लेकिन भी जो है ना judges ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर ये तरमीम आई थी कि पहले एक के बजाय इनको दो प्लॉट जो है सेक्रेटरीज को दो दें, फिर हाँ, उस पे ग्रेड नवाज वाइज अब्बासी पे पहुंचने पर। और इन्होंने कहा जी कि जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको भी दो चाहिए। तो अब जो D12 में दो प्लाट हैं, दो जजेस को दो प्लाट मिले हैं। और D12 में मज़े की बात है, बड़ा प्यारा सेक्टर है क्यूम साहब, आपने भी देखा होगा, पहाड़ों के करीब, और 1 कनाल का प्लाट है। 16 लाख समथिंग पैसा जमा कराया है। मुशीर आलम साहब का हाँ भी जी, और जी। चीफ जस्टिस साहब का भी वहाँ पे प्लॉट है D12 में। तो वो कितने विजिट किए थे वैसे? मुशीर साहब को बताते हैं लोग कि जी गए और फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे वो फलां जी कार्नर का चाहिए, 16 लाख जमा कराए हैं, 5 करोड़ मालियत है प्लाट की। तो खैर वो अब देखें हर एक सेक्रेटरी को मिल रहा है। वो आजम खान साहब ने 10 सेक्रेटरियों को दिया, उन्होंने कहा जी 2 जजेस को भी दे देना ताकि इनका केस दब जाए काम। लेकिन वो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला टची है, तो वहाँ जब तक जैसे वो वैसे ही जजेस वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विंग किसी जज ने प्लाट के लिए अप्लाई भी नहीं किया होगा। हाँ, तो वहाँ पे तो इस्लामाबाद हाई वो कोर्ट जो है वो हर मामला रोक लेते हैं, स्टे ले लेते हैं। अब ये इंटरम आर्डर है, इंटरम आर्डर के खिलाफ क्यूम साहब बहुत कम हमने देखा है कि फिर आप कहते हैं कि जैसे सता मिनाला जो इनको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके आओ। अभी इस किस्म के फैसले करेंगे तो ये बातें हो रही हैं कि, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसी कोई बात नहीं होगी कि अब ये फैसला हो गया है तो अब कि जी वो 1.5 महीने से स्टे करके बैठे हैं और जजेस परेशान, ये वो ऐसी बात नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से उनको ऊपर नहीं लेके आया जा रहा। अगले साल 5 जज सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें देखेंगे जैसे चीफ जस्टिस को उनको लाते हैं या नहीं लाते। अगर नहीं लाते तो फिर जो आप जी परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि जी वो जजेस के खिलाफ फैसले देते हैं प्लाटों वाले मामला और ये इस वजह से उनको नहीं लाया जा रहा। अदरवाइज ये परसेप्शन ठीक नहीं है मेरा। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, आपने तरदीद कर दी, अच्छा किया आपने। अच्छा, वैसे मैं वही कह रहा हूँ यार, ये देखें फिर आम आदमी, मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, मैं तो फिर ये सवाल पूछूंगा कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू आप रेगुलराइज कर देते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमरान खान साहब की भी प्लॉट, वो क्या नाम है, फ्लैट है, और फिर कई साबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी वहाँ पे फ्लैट है। बनी गाला भी रेगुलराइज हुआ था। सानू 3 प्लाट भी ले लेने चाहिए ने, मतलब 1-1, 2-2, 3-3, ठीक है। फिर उसके बाद बैरियर टाउन का केस का हम फैसला सुनाने के बाद हम कहें कि एक ऐसा जज इस कमीशन का सरबराह हो जिसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से हो और वो कराची का रहने वाला हो और फिर सिंध का रहने वाला हो। तो यार, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं दूसरी जज, वो जस्टिस काजी फाइसा की जो जजमेंट जिसका भी मैं हवाला दे रहा था इनको, कि उसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जजेस और जो जर्नैल हैं इनको जो है ना ये इंटाइटल नहीं है इस किस्म की स्कीमों के अंदर प्लॉट्स के। जी सिद्दीकी साहब, इस हवाले से जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का जो व्यू है उसमें वो बाकायदा रीजनिंग भी देते हैं कि सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस जो हैं उनको प्लॉट्स क्यों नहीं लेने चाहिए। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने अपने उस जो एडिशनल नोट है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक जज रिटायर होता है तो उसको माहाना 10 लाख रुपए पेंशन मिलती है, और 10 लाख रुपए एक माकूल रकम है, और ये माहाना वो रकम है जिससे एक जज जो है वो किसी भी अच्छे सेक्टर में, इस्लामाबाद के अच्छे सेक्टर में किराए के ऊपर अगर वो घर ले और सारी ज़िंदगी अगर वो अपनी ज़िंदगी गुजारे तो वो आराम से रह सकता है। तो इस लॉजिक के साथ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने ये कहा है कि जुडिशरी को जो है वो इन प्लॉट्स वाले मामलों से दूर रहना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि आप देखें कि ये अल्टीमेटली केसेस कहीं ना कहीं अदालतों में ही आते हैं। आपने लोअर जुडिशरी के पूरी मतहत अदलिया को प्लॉट्स दे दिए, सुप्रीम कोर्ट को जजेस को प्लॉट्स दे दिए, हर जगह पे प्लॉट्स बांट दिए। तो अगर कोई मुतासरा शख्स रिलीफ लेने आएगा तो वो कहाँ जाएगा, किस फोरम के ऊपर जाएगा? अभी अब जैसे मलिक साहब ने कहा कि 5 से 6 जज साहिबान ये केस सुनने से जो है वो इनकार कर चुके हैं। तो जब कोई आम साइल आएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? फिर यहाँ पे तो उनको जज ही नहीं मिलेगा केस सुनने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अब देखें कि जहाँ पे आपने बात ली इसकी रेगुलराइजेशन की, तो आप देखें बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया गया, फिर उसके बाद जो
कोरंग नाले वाला मामला था, उसके जो मुतासरीन हैं वो उन बेचारों के साथ क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाला ये जो ग्रैंड हयात वाला इशू है, अब इसको देखें। अच्छा, उधर हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। एक तो ये बड़ा इशू है कि कुछ केसेस जो हैं वो कराची में ही समाअत के लिए चलते हैं, तो हम उन केसेस को सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में तो चीफ जस्टिस साहब उन केसेस को सुनते नहीं हैं। तो वहाँ पे हमने खैर मीडिया रिपोर्ट्स में ये पढ़ा जी कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है जी कि वो बारूद से उसको बिल्डिंग को नस्ला टावर जो है बारूद से मतलब देखो ना आप 3-3 प्लाट लोग नस्ला टावर के मकीन जो है ना वो जाएगा। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है, वो उसी पे लोग पूछते हैं कि 780 गज जो है वो अगर लीगल है तो उसमें जो एक्सेसिव लैंड है 330 के करीब है या 320 कितने गज है, वो जो है अगर इलीगल है तो फिर 780 की वो तजावज़ गिराए ना, 780 को भी गिरा दो साथ में और बम से उड़ा दो। बिल्कुल मैनू 3 प्लाट दे दो आप ही, तुझी बाकी बम तो उड़ा दो। और आप देखें ना, इस वक्त भी मैंने पिछले दिनों भी ये खबर पड़ी है कि गवर्नमेंट खुद जो है ये इस हवाले से गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है कि जितनी भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन सब को जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाए और एक स्पेसिफिक पेमेंट ले ली जाए और ये कहा जाए कि आप सबको जो है ना हम रेगुलराइज कर दिया जाए। तो ये बड़ी ही एक मतलब है कि अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ सोसाइटियों को रेगुलराइज करके जो बेड़ा गर्क हुआ है यहाँ पे वो भी एक अलमिया है। अच्छा हसनान साहब, ये चेयरमैन नैब आपको बहुत अजीज़ हैं? जी मुझे तो नहीं, जस्टिस जावेद इकबाल बहुत अजीज़ हैं आपको? मेरा ख्याल है कि पीटीआई हुकूमत को, इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट को उनसे अच्छा आदमी नहीं मिल रहा, इसी वजह से तो वो उसको एक्सटेंड किया है। देखिए बहुत काबिल आदमी है, एबटाबाद कमीशन के चेयरमैन, मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि नैब के चेयरमैन, कितने काबिल आदमी आज हैं एक यार वकील कह रहे थे कि टिल डेथ इनका कर दें, कि इनकी एक्सटेंशन टिल डेथ, अच्छा ताकि बिल्कुल काम ही मतलब ताहयात कर दो जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब देखिए देखें चौथी मरतबा जो है इनको बचाने के लिए और इनको रखने के लिए ये कानून तब्दील देखें, कर रहे हैं। कानून में तब्दीलियाँ बहुत सी बातें हुई जो इसमें देखें ना वाज़ेह बदनीति हुकूमत की नज़र आ रही। ये जो बयानियाँ 3 साल से कह रहे हैं कि जी हम चोरों डाकुओं को गिरफ्तार और ये हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और ये जब अपनी बारी आई तो कहा जी आर्डिनेंस का इतलाक जो है वो 6 अक्टूबर से पहले होगा, यानी 6 अक्टूबर से पहले अगर ऑफेंस आपने किया है तो नैब कार्रवाई करेगा, 7 अक्टूबर को वही ऑफेंस करेंगे तो नैब नहीं करेगा जी। ये कौन सा इंसाफ है तरीके इंसाफ का? मतलब इमरान खान साहब जो कहते हैं अगला इलेक्शन मैंने अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लड़ना है, वो क्या कहते हैं आप, यू टर्न? हाँ, अब इसमें जो यू टर्न ये लिया है कि जी जब जो फोरम था कि चेयरमैन नैब की रिमूवल का, वो एम्बिग्यूटी थी उसमें, आपको पता है। अटॉर्नी जनरल ने तो बड़ा कन्विंस कर लिया था कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम होगा चेयरमैन नैब की रिमूवल के लिए। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको पता है इमरान खान साहब को मोहतरम अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने कन्विंस कर लिया था मीटिंग में। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। किसका जादू चला, किसका पीर बड़ा है यार? जादू नहीं, ये आप पता नहीं है, इमरान खान साहब माहिर हैं यू टर्न के। 1 महीना मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब तो अभी कराची में, उन्हें पता भी नहीं होगा कि यू टर्न ले चुके हैं। और वो जो फोरम अगर आपने करना ही था सदर को तो 1 महीना पहले करते। अब क्या बात है कि 1 महीना में क्या हुआ है, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब पहले भी चाह रहे थे। पता है कि जावेद इकबाल साहब को वो खुश नहीं थे कि फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो। आपको पता है कंप्लेन पेंडिंग है, उसमें अगर नोटिस हो गया और जावेद इकबाल साहब को समन कर लिया गया, एक एज ए सीनियर पुनी रिटायर्ड जज जो है वो आ रहा हो और यहाँ आप और मतीउल्लाह जान साहब आ रहा हो, खातून भी आ रही हो, और फिर वीडियो चले, वो सरता पाँव वाली वीडियो भी चलना शुरू हो जाए साथ साथ, वो इतनाब था। ये देखे ना, इससे मेरा ख्याल है कि जो पूरा एक नैरेटिव अकाउंटेबिलिटी का वो उसका सत्यानाश पहले भी खैर था, अब हो गया। अब इसके बाद अब किसी को नैब के पास कोई जवाब नहीं है कि किसी सियासतदान को पकड़े, गिरफ्तार करे अपोजिशन के बंदे को, जो अब इस आर्डिनेंस में लाया गया कि जी पीटीआई 6 अक्टूबर से पहले ही ऑफेंस था तो ठीक है, उससे बाद जो है वो नहीं हो सकता। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि टारगेटेड काम था पीटीआई का। लेकिन उसमें जो नैब ऑर्डिनेंस है जब प्रमलगेट हुआ था उसमें भी एक कट ऑफ डेट तो रखी गई थी ना कि 1986 ऑनवर्ड जो है इस किस्म के जुराइम इसमें नैब ऑर्डिनेंस के एम्बेट के अंदर आएंगे। ओवरऑल ही सर आपको उस वक्त भी पॉलिटिकल विंड हंटिंग थी पूरा, ये मतलब हाँ देखें तो ये नैब जो है ये, लेकिन जब अपनी बारी आई कि चेयरमैन नैब की रिमूवल की, तो आप देखें उसमें पीटीआई कहती है लगाएंगे भी हम और सदर पाकिस्तान जो है वही उनको रिमूव करेंगे। क्या खौफ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम हटा दिया गया है। इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो इतनी बड़ी बदनीति है इस पे ओवरऑल ही पूरा नैब ही उड़ सकता है। आज वो जैसे कहते हैं, वो किसने कहा था कि ARU इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो यहाँ तो वो
इस ये जो आज ऑर्डिनेंस आया इसके बाद जो है अकाउंटेबिलिटी, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनको भी, क्योंकि उनके पास ये मामलात आने हैं, चैलेंज होना है, वो मेरा ख्याल है कि वन स्ट्रोक ऑफ मैन ये पूरा करें कि नैब को बंद कर दें। इससे बड़ी नीति अच्छा, क्या है इस हवाले से जो है ना, वैसे इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो नैब की फंक्शनिंग और इसके हवाले से जो कार्रवाई है ना, एक साबिक ब्यूरोक्रेट थे तैमूर अजमत उस्मान साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हुआ करते थे, फिर ग्रेड 22 में रिटायर हुए थे, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी रहे। उन्होंने खुर्रम चुगताई साहब, हमारे एक दो वकील हैं, उनके ज़रिए से जो है वो नैब की फंक्शनिंग और जिस तरीके का उन्होंने ये थे ख़त्म करो जी, ये जो तरीक़ाकार इन्होंने इख्तियार किया, वो पटिशन वो भी महल हाई कोर्ट में लगी है, वो रिट पटिशन, देखें उस पर क्या बनता है। तो अब ये देखें, जाज़ेब अब्बासी साहब 6 अक्टूबर को कानून में तरमीम की गई, क्योंकि जो पहले नैब ऑर्डिनेंस था उसके अंदर इस बात पे इबाम था कि चेयरमैन नैब को हटाने का फोरम कौन सा होगा। तो 6 अक्टूबर को जो ऑर्डिनेंस आया उसके अंदर ये इबाम दूर किया गया और कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉम्पिटेंट फोरम है चेयरमैन नैब की रिमूवल का। अब उसको ख़त्म करके अब ये इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया कि प्रेसिडेंट मे रिमूव ऑन द ग्राउंड्स, रिमूवल ग्राउंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। जी, ये अब देखिए एक नया ऑर्डिनेंस ला के मज़ीद इबाम पैदा कर दिया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर जो है वो कोर्ट्स को इसकी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस भी जारी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, पहले एक ऑर्डिनेंस आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, और फिर एक ऑर्डिनेंस में कोई बात की जाती है, फिर साथ ही कुछ दिन का वक्फा होता है, फिर दोबारा एक और ऑर्डिनेंस आ जाता है पर्सन स्पेसिफिक, जिस तरह आर्मी चीफ वाला इशू था। अच्छा, और आर्मी चीफ वाली वो आपने बात की, तो आप देखें कि आर्मी चीफ वाला जो वो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उसमें भी यूं एक इम्प्रेशन जाता था कि जैसे जानबूझ कर गलतियों पे गलतियां की जा रही हैं, और फिर एक मीडिया ट्रायल हुआ और एक बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई। इसमें भी यूँ लग रहा है कि जैसे कुछ जानबूझकर इबाम पैदा किया जा रहा है, और ये अल्टीमेटली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चेयरमैन नैब के ही गिर्द घूमेंगी। ये तो पहली साहब पर्सन स्पेसिफिक नहीं है ऑर्डिनेंस। इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल को एक्सटेंशन का भी ऑर्डिनेंस आया। इसके अलावा और भी मामलात आए जिनमें जो है वो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई पीटीआई हुकूमत। अच्छा, मेरा ख्याल में पिछली जो अमेंडमेंट्स थी ना, वो उसको हर आदमी सराह भी रहा था। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या अर्जेंसी थी, क्या वजह थी, कौन खायफ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि जी वो जो कंप्लेन पड़ी हुई है उसमें नोटिस हो जाएगा और फोरम चेंज हुए। लॉजिक क्या है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हटा क्यों दिया गया? अब प्रेसिडेंट जो है उन ग्राउंड पे हटाएगा तो प्रोसीजर क्या होगा प्रेसिडेंट के पास? क्या प्रोसीजर ये है कि जी रेफरेंस प्रेसिडेंट भेजेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, या कोई रूल्स बनेंगे और प्रेसिडेंट एक फोरम बनाएगा, वहाँ डिसाइड करेगा कि जी इसने मिसकंडक्ट किया है। और फिर ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो सरतापा वीडियो की कॉग्निजेंस ले चुकी है, उसकी क्या फेट होगी, वो भी एक है। वो देखें, उसमें तो अभी उनकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड नहीं हो रही थी कि फोरम कौन सा है। अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा, उसके बाद फोरम तब उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, अब कानून चेंज हो गया। लेकिन कानून एक महीने में फिर चेंज हो गया, तो अब फोरम तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। लेकिन आप देखें, अब इस हालात में मैं कह रहा हूँ ओवरऑल जो अकाउंट ये एम्बिग्विटी और जवेद इकबाल साहब जो कहते हैं कि जी ये होगा भला होगा। अटॉर्नी जनरल की राय जो थी उससे यू टर्न ले लिया। तो फरूक नसीम साहब की राय ये थी कि प्रेसिडेंट के पास ही फायरिंग का उनकी तो फरूक नसीम साहब प्रिवील कर गए। बिल्कुल, वो पहुंची हुई हैं, उनकी पहुंच माशाल्लाह। फरूक नसीम साहब समझदार हैं हर लिहाज से, तो उन्होंने चीज़ों को जो है वो कर लिया, उन्होंने अपनी बात मनवाई। आखिर में वो बात अपनी मनवा लेते हैं कहीं से किसी तरह भी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जिस तरीके से ऑर्डिनेंस आया है और फिर कहा गया कि जी इसके अलावा कि जी जो 6 अक्टूबर के बाद से मामला जो हैं वो उसमें इंक्वायरियाँ, ये जो मामला हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, हाँ वो नैब नहीं देखेगा, पहले वाले देखेगा। यानी तो इससे तो वाज़ेह है कि हाँ, तो वो ओवरऑल ही मेरा ख्याल है कि ये अपने लिए नहीं, ये नैब ने अपने लिए नुकसान किया, ये ऑर्डिनेंस आया, और यह हुकूमत ने अपना नुकसान किया है, इसमें अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल ठीक बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो, फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब हो, उसके अंदर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जो मौजूदा हुकूमत का एहतसाब का तरीक़ाकार है वो लूप साइडेड है, वो झुकाव है, वो पलड़ा कहीं और झुका हुआ होता है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक के केस के अंदर जस्टिस मकबूल बाकर की बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो नैब है और नैब के क़वानीन हैं वो दरअसल
जो है वो करप्शन के खात्मे के लिए नहीं, सियासी बाजू मरोड़ने के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसको करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है या जाता है। और इस तरह की तब्दीलियां करके कि एक शख्स से इतनी मोहब्बत कि पहली बात तो ये कि पहले था कि सिर्फ 4 साल का टेन्योर होगा, फिर उस 4 साल के टेन्योर को ख़त्म करके उसको एक्सटेंडेबल किया गया। दोबारा एक शख्स अपॉइंट नहीं हो सकता था, उसी शख्स को जो है दोबारा जो है वो आप 4 साल के लिए भी रख सकते हैं। फिर जब ये बात हुई रिमूवल का तरीक़ाकार, तो रिमूवल के तरीक़ाकार के ऊपर जहाँ इतनी मशावरत के बाद ऑर्डिनेंस आया 6 अक्टूबर को, उसको भी फिर 1 महीने के बाद ही तब्दील कर दिया गया। और ये कि नहीं, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एहतसाब का इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसके पास इनके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन एम्बिग्यूटी बरकरार रखी कि ग्राउंड्स वही होंगी, यानी मिसकॉन्डक्ट की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके ओहदे से हटाने से मुतालिक होती हैं। यू टर्न तो यू टर्न। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।